स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है सर। पहली बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर कि पी अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है और 5 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, क्यू अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है और 4 घंटे में उतनी तय करता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि पी और क्यू का जो रेशो दे रखा है वो उसका मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है सर। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको आप a मान लीजिए, इसको आप 2a मान लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मान सकते हो, कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं। आप इसको x मान सकते हो, इसको 2x मान सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? भाई मानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो मैं कम कर पाऊंगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या मैं यहां से कह रहा हूं कि दूरी सेम है? क्या मैं यहां से कह पा रहा हूं कि डिस्टेंस सेम है? तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों तरफ s1 t1 बराबर s2 t2 कर दो सर। इसकी स्पीड कितनी है p की? मैंने मान ली x मान ली, तो टाइम कितना लग रहा, सॉरी उसकी स्पीड x थी ना, तो उसमें 1 किलोमीटर कम करने को बोल रहा है, तो कम कर दो तो 5 घंटे लगते हैं। और उसकी 2x है ना, उसमें भी 1 किलोमीटर कम करने को बोल रहा है, तो 4 घंटे लगते हैं। सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। 5x माइनस 5, 8x माइनस का 4, यहां से आ गया 3x बराबर कितना आ रहा है? गड़बड़ है क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस बात यही बिगड़ जाएगी, है ना। कोई बढ़ाएगा भाई? हाँ, इंक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, इंक्रीज लिखा हुआ है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है और इसलिए गड़बड़ हो रही थी, बस इज्जत ज्यादा है। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से कितना निकल कर आया सर? 3x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? आ गया, अब तो 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? p की स्पीड कितनी आ गई? p की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। p की स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर घंटा आ गई तो p द्वारा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर 4 गुना समय, 9 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपका राइट आंसर आ गया होगा। अच्छा लगा क्वेश्चन, बहुत आसान था, दूरी बराबर करनी थी और नियम अनुसार चलना था। नियम अनुसार चलकर क्वेश्चन कर लेते। हिंदी मीडियम वालों से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि यहाँ कम था, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन हमें गलती का एहसास हो गया था। हम भी हिंदी मीडियम है, हम खुद से भी क्षमा चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न। बोले गुरुजी गजब हो गया इस क्वेश्चन में, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बोले कैसे? अरे -25 -24 -23। अब जब आप एक सीरीज चला रहे हो तो क्या इस सीरीज में tan 0 नहीं आएगा क्या? और tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। अब चाहे तुम माइनस चला लो, कुछ भी चला लो, माइनस से प्लस में जा रहे हो तो tan 0 कहीं ना कहीं होगा, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 0 ही होगा। खत्म। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप जानते हो ना, एक नंबर सीरीज में 0 बीच में होता है, यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो -25 से +25 के दौरान 0 तो आएगा ही आएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति 16,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू कर देता है। बोले यार 16,000 रुपए लगाऊंगा और इन्वेस्टमेंट करके मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वह हर वर्ष अपना निवेश 25% इंक्रीज कर देता है। बोले यार मैं हर वर्ष अपना धन 25% बढ़ाता भी चला जाऊंगा। इसके साथ ही वह हर वर्ष अपने निवेश पर हर वर्ष 10% का लाभ भी कमाता है और यह अगले वर्ष के निवेश के लाभ में शामिल नहीं करता है, यानी कि वह अगले वर्ष के लिए निवेश में लाभ शामिल नहीं करता है, लाभ को तो वह अलग रखता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ कितना होगा? क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है डियर। आप मुझे बताइए, सबसे पहले उसने 16,000 रुपए लगाए, तो मुझे बताइए उसने 16,000 का 10% लाभ कमाया होगा। कितना रुपया कमा दिया? 1,600 रुपया। अब उस 16,000 के बाद उसने राशि को कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया, यानी कि 16,000 25% बढ़ाने का मतलब मैं कह सकता हूं 5/4, यानी कि अब जो आपकी राशि हो गई वो कितनी हो गई? 20,000। तो 20,000 का कितना परसेंट लाभ होगा? 10% और होगा, ये दूसरे साल के लिए, यानी कि 2,000 रुपए ये हो गए गुरुजी। अब 2,000 रुपए ये हो गए। अब 2,000 रुपए आपके सामने ये स्थिति आ गई। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब आपका धन कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा ना? 25,000। क्यों? फिर से आप 5/4 करोगे, 25,000। अब 25,000 का फिर आपको 10% निकालना पड़ेगा, तो फिर आ गया ये 2,500।
बोलो सर 2500 आ गया। अब 2500 ही आ गया, ठीक है। अब आपका धन कितना हो जाएगा, 4 बराबर ये और 5 बराबर वो, क्योंकि आपको वो करना है। तो यार ये हो जाएगा 3125, 31,250 का 10%। तो आपको तीसरे वर्ष के अंत में कितना मिलेगा, 3125। चीजें क्लियर हो रही है क्या, समझ में आ रही है बात? बस यही कहानी है बस। नहीं समझ में आई भाई, बहुत सारे हो गए। क्यों नहीं समझ में आई तुम्हारे? मैं आपको समझाता हूं दोबारा से। देखो, सबसे पहली बात है इनिशियल, शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था ये बताओ। शुरुआत में सर उसके पास 16,000 रुपए थे, 16,000 रुपए थे, और उसने 16,000 का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा सकता है वो? 16,000 का वह केवल 10% ही तो कमा सकता है, यानी कि 1600 रुपए ही तो कमा सकता है, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में मत कहना, ठीक है, कि इसके साथ ही वह हर साल 10% कमाता है, हर साल कमाता है इन्वेस्टमेंट का 10% अगले साल। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका लाभ क्या होगा? आपसे टोटल नहीं पूछा है, ध्यान रखना, समझ रहे हो? तीसरे वर्ष का पूछा है। तो कहीं आप ये सोचने लग जाओ मैं तो जोड़ूंगा, मैं तो जोड़ूंगा, तो कृपया करके ध्यान रखना, तीसरे वर्ष के अंत का मतलब क्या है? चौथे वर्ष की शुरुआत। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलिए, तो यहां हम कह सकते हैं भाई एक साल के बाद कितना होगा, यानी कि आफ्टर 1 ईयर। इनिशियल में ये था, आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? सर राशि मेरी 20,000 हो गई। अब ये मत पूछना सर 20,000 कैसे हो रही है, ये मत पूछना, बस 25% का इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर? 20,000 का फिर 10%। शुभम गुप्ता प्लीज पंचायती ना करें, इन बच्चों को समझाने दो डियर, है ना। चलिए अब मुझे बताइए आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद क्या होगा? 25,000 हो जाएगी, 5/4 से गुणा कर रहा हूं लगातार, क्योंकि बढ़ता जा रहा है निवेश। तो 25,000 का फिर से हमने क्या निकाला, 10%, 2500। आफ्टर थर्ड ईयर, यही तो पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा? 31,250। और इसका जो प्रॉफिट होगा वह कितना होगा? 3125। चलिए यही कहानी है बस, ठीक है। हाँ, अब बच्चा पूछेगा सर 31,250 कैसे आया? अरे भाई इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 5/4 का गुणा नहीं करोगे क्या हर बार? ठीक है, चलिए प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करता है वो। ये तीसरे सा, मेरी बात सुनो, शांत रहो, बिल्कुल शांत। मुझे एक चीज बताओ आप, मैं कहता हूं थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर के एंड में, इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाई साहब, बहुत फर्क है। थर्ड ईयर में मतलब उसकी इनिशियल शुरुआत हो रही है, और एंड मतलब पूरा साल खत्म हो गया, चौथा साल पूरा, तीसरा साल पूरा हो चुका है। तो यहाँ एंड पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, तब जाके उत्तर दोगे, वरना तुम तो वैसे ही फैल जाओगे। चलिए नेक्स्ट कैसे करेंगे डियर? एक नियमित बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 3 अनुपात बराबर 180। 1 अनुपात बराबर अपना कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि यहां पर हमारे पास बाह्य कोण कितना निकल कर आ जाएगा? एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री आ गया तो जानबूझकर किया गया है। नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे, 360/60। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 6। अगर नंबर ऑफ साइड 6 आ गई तो आपको पता है ये कौन सा बन गया? हेक्सागन। कौन सा बन गया? हेक्सागन। और हेक्सागन यानी कि षटभुज, यही होता है, घुमा फिरा के बात वहीं लानी है उस एग्जामिनर को। षटभुज का एरिया क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया के बराबर। तो 6√3, ए की वैल्यू दे रखी है 6 × 6/4। अब सॉल्व करना तो अनिवार्य है ना, तो 9 × 6 = 54√3, यही आपका राइट आंसर है। ऐसे होता है क्वेश्चन, बच्चों को इशारों में क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे, इशारों में, समझ रहे हो? बस तैयार रहो, आपको बाउंस बैक करना है।
आपको चीजें सीखनी है, आपको सीखते सीखते सब सीख जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। कुछ लोग नए होते हैं, उनको लगता है सर कैसे होगा हमसे, वो मत सोचो कि कैसे होगा, बस मैं करूंगा और मेरे से होगा, दो ही चीज सोचनी है। क्वेश्चन है, जिनको नहीं आया वो एक्सेप्ट करो, सर नहीं आया आप सिखाइए, हम सिखाएंगे फिर। एक धनात्मक पूर्णांक को जब 50 के साथ जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या को 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है। यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया x है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, उसको 50 से जोड़ने पर और उसी संख्या को 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, यानी कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या गुणा करने से प्राप्त संख्या से अधिक है। क्या आप सब लोगों ने ये इक्वेशन बना ली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? क्या ये लाइन आपने लिख ली क्या? पहले तो ये बताओ, क्योंकि अगर आप भाषा को नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपको यही लास्ट में भी आप यही पूछोगे, सर ये 50x कैसे आ गया, सर ये x + 50 कैसे आ गया, ये सब क्वेश्चन से आया है। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा मान संभव है? तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि भाई साहब 50 बराबर 50 इज ग्रेटर देन 49x और x की वैल्यू निकल कर आ रही है कितनी, लेस देन 50/49। तो केवल हम कह सकते हैं एक ही वैल्यू संभव है, क्योंकि यहां एक पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो यहां हम कह सकते हैं केवल एक इंटीजर वैल्यू संभव है, ओनली वन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। चलिए और भी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, सी + ए किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लिया 48, हमने 12 से भाग दे दिया, 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 48 एकम 48। अब कहानी बिल्कुल अच्छी होने वाली है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी देखा, तो यहां मेरे पास ए बी और सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 4। अगर मुझे यहाँ पर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए बी सी में से क्या घटाना पड़ेगा, ए और सी की एफिशिएंसी यानी कि 1 घटाना पड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 4 में से 1 गया तो यानी कि 3, तो यानी कि 3 एफिशिएंसी आ गई बी की। तो 48 काम 3 की एफिशिएंसी से बी कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तरीका वही, आपको देखना है ये x² आ रहा है और ये y² आ रहा है और नीचे xy आ रहा है, तो यहाँ 5/6 आ रहा है सर। xy की वैल्यू मेरे पास 24 है, तो 24 की वजह से यहाँ पर कितना आ गया, x² - y² कितना आ रहा है, 20। तो x² - y² 20 हो गया, तो 3 × 20, तो आंसर कितना होगा, 60। कर पाए आप सब? करने में सक्षम रहे आप? वेल डन। अगला प्रश्न करेंगे, मेरे लिए तैयार रहिए, पेन और कॉपी रख लीजिए अपने पास। चलिएगा जय रे, अगर मेरे पास कुछ निष्कासित करने की ताकत होती ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें निष्कासित करता। तुक्के मत मारो यार, तुक्के मारने के लिए थोड़ी बैठे हो तुम यहाँ पर, सॉल्व करो पहले। मैं समय दे रहा हूं, उस समय का यूज ही नहीं करना चाहते तुम। बहुत बढ़िया यार। चलिए भावे का सही आंसर आ गया है, गौरव का सही आंसर है, प्रियंका का भी सही आंसर है, राहुल का भी सही आंसर आ चुका है, आकाश का भी सही है, रोहित का भी सही है, मनीष का भी सही है, अक्षय का भी सही है, चलिए राखी का भी सही है। अब इन बच्चों का आंसर आया है, ये रियल सॉल्व करने वाले बच्चे हैं जिनका आंसर टाइम से आता है। देखिए, एक जिले में 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए हैं, जिनसे नहीं आता वो शांति से बैठो, तुक्के मत मारो। लेकिन देखिए, एक जिले में 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुए हैं भाई, ठीक है। हाँ, 25% वोट अवैध घोषित किए गए,
दो प्रत्याशियों में से एक को वैध वोटों का 64% और उसने चुनाव जीत लिया। यदि वोटों की संख्या 13,500 है तो दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर बताइए। तो मैं अगर कह सकता हूं डियर स्टूडेंट कि 13,500 अगर टोटल वोट है तो आप मुझे सबसे पहली चीज बताइए, क्या मैं कह सकता हूं क्या कि इसमें से 25% तो वोट इनवैलिड है, तो यही आपके वैलिड वोट हो जाएंगे? 75% 75% आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। बोले बोले सही है सर। अब ये अगर आपके वैलिड वोट है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं ये कहना चाहता हूं तो जीतने वाले को कितना मिलेंगे? आप तो बस एक एक करके डेटा लिखते जाइए। सर इस वैध मतों का 3/4 ये वैध मत है, इनका 64% मिलेगा। कोई दिक्कत आपको यहां तक? भाई हम तो क्वेश्चन को पढ़कर कर रहा हूं मैं, मेरे को थोड़ी पता है कुछ भी। यहां तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक को 64% प्राप्त हुए वैध मतों के, तो 64% वाला जीतेगा ही ना यार। 64% वाला हार सकता है क्या कभी? बोले कभी हार ही नहीं सकता गुरुजी, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई भाई? 64% वाला हारेगा कैसे? नहीं हार सकता। तो अब क्या यहां से कैलकुलेशन आसान हो गई? अगर मैं पहले सॉल्व कर लेता तो मेरी बेवकूफी होती कि वहां भी टाइम लगाऊंगा और यहां भी लगाऊंगा। तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से गया 16 बार। अब मैं इसको लिख सकता हूं 270/2, तो यानी कि ये हो गया 24। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 7 चौके 28, 6480। मेरी बात को सुनो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं सर चलने दीजिए। तो इस तरह से करोगे क्या? ये भी कोई तरीका है क्या? नहीं है तरीका। ये आपसे बोला गया है दोनों प्रत्याशियों के वोट का अंतर पूछा गया है आपको। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक जने को वैलिड वोट का 64% मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? बस ये बता दो मेरे को आप। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बस। वैलिड वोट मुझे पता है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको। तो सर दूसरे वाले को वैलिड वोट का 36% मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? हमें अंतर ही तो चाहिए दोनों का। तो इन दोनों का अंतर और क्या आ रहा है? 28%। बस, यानी कि आपको जो फाइनल आंसर देना है वो फाइनल आंसर आपका क्या है? इस वैलिड वोट का 28%, यानी कि 13,500 के 3/4 का 28%। अब कैलकुलेशन ज्यादा आसान लग रही है पहले की अपेक्षा? है यार। 4 से काटा 7 बार, 2 जीरो से काटा 2 जीरो, 5 वाला इकाई अंक होगा, 21 का गुणा करना ज्यादा आसान है। तो आंसर कितना आ रहा है? 2835। किसी को अब कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले फ्रैंकली। हाँ, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीका होता है देखो यार करने का। मैं यहां कैलकुलेशन में फंसूंगा, आप भी फंसोगे, तो क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि आपको एक विनर देखना है, एक आपको देखना है हारने वाला, और दोनों का अंतर ही तो लेना है। बस यहां सॉल्व मत करो, लास्ट में लो ना उसको, क्या दिक्कत है आपको? चलिए नेक्स्ट। दीवार के सहारे 41 मीटर लंबी एक सीढ़ी रखी गई है। तल से सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी 20.5 है। यानी कि सर ऐसा कुछ दे रखा है कि एक दीवार है, इसके सहारे क्या किया? 41 मीटर लंबी सीढ़ी रख दी मैंने। ठीक है सर, रख दी तो रख दिया। ये 41 मीटर लंबी है और ये बोला जा रहा है तल से सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी 20.5 मीटर। तो उन्नयन कोण बताना है, तो उन्नयन कोण कितना होगा भाई? अब यहां पर मुझे पता है ये कौन सा कोण दे रहा है, प्लीज मुझे बताइए सर। लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का के हिसाब से मेरे पास आधार है, मेरे पास कर्ण,
तो मैं यार cos थीटा तो लूंगा। अब आप tan थीटा की तरफ भी मत भागा करो, आपको समझना है कि थीटा कौन सा आएगा। थीटा वही आएगा जिसका वैल्यू हमें पता है। तो हमारे पास भैया आधार है जो कि 41/2 है और ये 41 है, तो यहाँ 1/2 आ गया और थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब कोई अप्रोक्स बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सिस्टमेटिक तरीका होता है हर किसी का। क्लियर है माय डियर? चलिए नेक्स्ट। नीलेश कह रहा है 3/4 कैसे आया। यार नीलेश जब स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, तो पहली चीज यही बोली थी, आप चाहे तो वीडियो रिपीट करके देख लेना कि 25% वोट अगर इनवैलिड है तो 75% ही तो वैलिड होंगे और 75% ही 3/4 होता है। लेकिन तुम ना सुनोगे और ना कर पाओगे कभी। क्यों? तुम रिलैक्स हो बहुत, अभी पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं आया है कोई। चलिए, तो वो मत करो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो डियर, है ना। चलिए बोला जा रहा है सर, एक व्यक्ति 200 रुपए प्रत्येक वस्तु को 40 रुपए प्रत्येक में 40 वस्तु खरीदता है 200 रुपए प्रत्येक में और 25% के लाभ पर। ओके, एलिगेशन जिंदाबाद। देखो पता लग जाता है ना, देखो आप एक वस्तु को मतलब उनमें से 25% के लाभ पर, शेष को वो 10% के लॉस पर, और ओवरऑल कितना हो रहा है 4% का प्रॉफिट प्लस का 4। एलिगेशन लगाएंगे तो 25 में से 4 गया तो 21, अब 4 में से 10 जाएगा तो 14 होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो यहां से हम रेशो निकालेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 3 21, 2:3। तो ये 2:3 किस चीज में बटेगा आप बताइए। तो सर ये 5 यूनिट हमारी कितनी वस्तुओं में बटेगी? 40 यूनिट में, क्योंकि टोटल 40 वस्तुएं खरीदते हो ना आप। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। यानी कि 25% पर आपने कितनी खरीदी थी? 16 यूनिट। और लॉस पर कितनी खरीदी है? 24 यूनिट। तो 24 आपका राइट आंसर है, मतलब बेची गई है, सॉरी सर। 200 का कोई काम नहीं है। जरूरी है काम होना? नहीं जरूरी है काम होना, हमें तो वस्तु का ट्रांजैक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट। सेवेंटी सिक्स से कम दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जिनके दोनों अंकों का जो डिफरेंस है वो 2 है। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे एक चीज बताएं, ऐसे आपको संख्याएं देखनी है जिनका अंतर 2 हो, अंकों का अंतर 2 हो, यानी कि नंबर्स में अंतर कितना होगा? 18। नंबर्स में अंतर कितना होगा? 18। तो उन संख्याओं का आपको देखना है आपको, ठीक है। चलिए तो ले ले, आइए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो 1 और 3 चलेगा। सबसे छोटी, सबसे छोटी चलेगी। हाँ 1 और 3 सबसे छोटा ही है ना। और सबसे सबसे लास्ट में क्या ले सकते हैं अपन? सबसे एंड में बात करूं तो गुरुजी आप 76 से थोड़ा सा पहले चलोगे ना, तो आपको मिलेगा एक 74 तो होगा नहीं, 75 होगा। हाँ तो आपको कुछ नहीं करना गुरुजी, एक आपको लेना है 13 और एक आपको लेना है 75, और इन दोनों का योग कितना आ गया? 88/2। ये लो, मतलब लोग कैसे करेंगे, और हमारे पास कितना बढ़िया जुगाड़ है इसका। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि यार अंकों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, 79 भी तो होगा।
यार अब क्या करूं यार, मतलब बताओ। अरे भाई इनके कोई परिवार वाला देख रहा हो तो इसमें लगा दो एक दो यार। 76 से कम लिखा हुआ है, पढ़ नहीं रहोगे तुम यार बिल्कुल ही। और 2 अंकों की होनी चाहिए। अब बोला 13 इज वाई, अरे 2 अंकों का अंतर ही तो आ रहा है, अंकों के बीच में अंतर 13 ही तो होगा सबसे छोटा। चलो नेक्स्ट। ठीक है ना, 2 और 4 भी तो है भाई, सबसे छोटी तो 13 ही होगी, सबसे छोटी। एक से ही तो शुरुआत करोगे। तो आपको क्या मतलब, बहुत सारी है ऐसे तो, बहुत सारी है। 2 और 4 है, 3 और 5 है, 4 और 6 है। क्या करना है उनका, जब हम औसत निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे और लास्ट लेंगे और दोनों को योग करके बटे 2 कर देंगे, वही औसत का तरीका होता है। एक कह रहा 0 और 2 है क्या? 0 2 क्या एक नंबर, 2 डिजिट की नंबर है क्या? चार संख्याओं का माध्य 17 है। एक कह रहा 2 जीरो तो है, हाँ तो 2 जीरो आएगा ना भाई, लेकिन 13 के बाद आएगा वो तो। हाँ, अरे मैं, पढ़ाई कर लो रे। चार संख्याओं का माध्य दे रखा है, उनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का माध्य है और रेंज दे रखी है। ये भी आप 2 मिनट में कर सकते हो। बोले गुरुजी बात तो वही है, मैंने कहा बिल्कुल। यानी कि अगर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों संख्याओं का जो योग पूछा गया है तो वह 68 हो जाएगा। और न्यूनतम 3 संख्याओं का कितना है, पहली, दूसरी और तीसरी, उनका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। और रेंज क्या होती है, रेंज रेंज होती है चौथी माइनस पहली, यही रेंज होती है सर, 15 है। तो मेरे दोस्तों इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो क्या पहली और चौथी का योग नहीं आ जाएगा क्या? क्योंकि कितना आ रहा है, 26, और पहली और चौथी का अंतर भी दे दिया आपको, 15। तो अब कर लो, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे रे ओनली 4 है तो चौथी संख्या निकल कर आ गई। क्या कर दिया गुरुजी आपने भी, ओनली 4 आएगा ये चौथी संख्या। तो बस पहली संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, तो यहां से निकल कर आ जाएगी 26 में से 15 गए तो 11। ठीक है। अब पूछा गया है कि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, तो 3 अधिकतम संख्याओं का औसत निकाल देते हैं। 42 है ना, में से आप घटा दीजिए चाहे भले से, या 11 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 42 में से 11 गए तो 31 प्लस 26 बटे 2 बटे 3, तो 57 बटे 3, 19 आंसर आएगा भाई। ये आंसर है, 19 आंसर होगा। तो जिन्होंने भी निकाला था 20.5 वो सरासर गलत था, और गलत होने का कारण आपके सामने स्पष्ट है। समझ नहीं आया हाउ ऐसे करते हो भैया, तुम पढ़ते नहीं हो क्या रे? अरे तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो क्या? क्या तुम दिमाग नहीं लगाते हो भाई? सच में नहीं लगाते हो क्या? देखो दोबारा बताता हूँ, है ना, दोबारा भी मत लगाना, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं, लेकिन अंत में क्या होगा खुद को ही चलाना पड़ेगा दिमाग। 4 संख्याओं का माध्य दे रखा है 70, तो उन चारों संख्याओं का सम कितना होगा? मैं चारों संख्याओं को मान लेता हूं ABCD, तो सम तो यही होता है ना, एवरेज इंटू संख्याएं कितनी है 4, 68। 3 न्यूनतम संख्याएं मैंने ये मान ली न्यूनतम, तीनों ABC, इनका जो एवरेज है वो कितना है 40, 14 42। अब इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो ये कट गए सब, तो केवल D निकल कर आ गया 26। अब D अगर 26 निकल कर आ गया मेरे दोस्तों, तो यहां पे आपको A निकालना है, तो उनका जो रेंज होता है वो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है,
15। रेंज हमेशा होती है अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू। लिख लो इन चीजों को, फिर बाद में मत रोना। हाँ, तो यहां पर हम ए निकाल लेंगे 11। तो ए 11 निकालने से आपका बीसी निकल कर आ जाएगा, फिर डी को जोड़कर कर दिया हमने। तो यहां से देखो ए घटाया मैंने 42 में से, तो 31, क्योंकि अधिकतम 3 संख्याओं का निकालना है, प्लस 26 जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया सर, बी प्लस सी प्लस डी, 57/3 19। अब खुद पेन चलाओ एक बार, थोड़ी बहुत जो गलतियां आपसे हुई हैं उन्हें सुधारो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 68 में से डायरेक्टली आप क्या करो, 11 को घटा दो, ये काम भी आप कर सकते हो। अगला प्रश्न करिए। एक बच्चा कह रहा है आपको क्या कैसे पता 11 ही स्मॉल है। वाह, 11 नहीं दिख रहा क्या उसमें? जब हमने माना ही ऐसे है पूरा क्वेश्चन। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो मैं रख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, और गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, छोटा आर क्यूब। निकाल देते हैं, ये कैपिटल लिखा देते हैं। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ निकल कर आ रहा है सर, आर क्यूब बराबर, तो ये 2 से कटेगा 2 बार, तो भाई 8 तो निकलेगा ही, और 2 का रूट क्यूब भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्यालय में कर्मचारी 2 पेय लेते हैं, चाय और कॉफी, और कुछ कर्मचारी दोनों लेते हैं। यदि कर्मचारियों में से 60% चाय लेते हैं, 40% कॉफी भी लेते हैं, तो 270 कर्मचारी कॉफी लेते हैं केवल, तो कितने कर्मचारी कॉफी लेते हैं? देखो मेरे दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों में से 60% चाय लेते हैं और जिनमें से 40% कॉफी भी लेते हैं, ठीक है भाई। यानी कि अगर हम बात करते हैं केवल और केवल कॉफी लेने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से अगर हम 60% ले लेते हैं चाय, तो क्या हम कह सकते हैं कि 40% जो होंगे वो केवल कॉफी वाले होंगे? 40% बराबर मेरा किसके है, 270 के है। यहां से 100% निकालने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। 2/5 मैं कर सकता हूं, और वो करूंगा भी। 270 का 5/2, तो 675 मेरे पास टोटल आ गया। कितने लोग हैं? अब 675 में से ये बताने हैं कि कितने कर्मचारी कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले सारे, तो 40 तो है ही, ठीक है। और अपने पास कितने हो जाएंगे कॉफी पीने वाले, 40 तो है ही हमारे पास, और उसके बाद में 64 है ना, 64%, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे पास जो 24 लोग हैं, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे ओनली नहीं पूछा, ओनली तो दे रखा है, ओनली वाला दे रखा है केवल, तो तभी तो मैंने 40% के बराबर किया है। नहीं आया, दोबारा बताऊं, देखो दोबारा बता दूं, चलो
आओ बिना वेन डायग्राम के बता देता हूं, ठीक है? बिना वेन डायग्राम के बता देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है आप लोगों को। सबसे पहले मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, आराम से समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं ये कहता हूं टी है और कॉफी है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो दोनों पीते हैं? बस ये बताओ मेरे को तो आप। तो सर हम ये कह सकते हैं कुल कर्मचारियों में से, तो कुल कर्मचारी कितने हैं? 100%। उनमें से अगर 60% चाय लेते हैं, 60% चाय लेते हैं, 60% चाय लेते हैं, ठीक है सर, और जिनमें से 40% कॉफी भी लेते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 100 में से 60% चाय लेते हैं और उनका 40% कॉफी भी लेते हैं? हाँ या ना बोलो। यानी कि जो यहां से 24% निकल रहा है, क्या वे चाय और कॉफी दोनों लेंगे? क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, सही बात है। तो मैं कहता हूं कि 270 कर्मचारी केवल कॉफी लेते हैं, तो जब 60% में सब कुछ आ ही गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि बचे हुए 40% ही वह 270 कर्मचारी हैं जो केवल ओनली कॉफी लेते हैं? यस या नो? ओनली कॉफी वाले। ओके डियर स्टूडेंट, ओके। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, अब मैं 100% में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे टोटल कॉफी वाले निकालने, तो 24% ये भी तो आएंगे, तो 40% की वैल्यू पता है, तो टोटल कितना निकालना है? 64% निकाल दो, वही आंसर होगा भाई। 40% की वैल्यू पता है, 64% निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं कहता हूं सर कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा भाई देखो 4% बराबर कितना है? 27। तो 16 का गुणा कर दे भाई, 432 आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। अब बच्चा पूछ रहा है सर 24 कहां से आया? भाई यार तुम कहां चले जाते हो तुम, अब नहीं बता सकते, अब हो गया बस। सर 64 कैसे हो गया? डियर स्टूडेंट 64 बोल रहा है कि कितने कॉफी पीते हैं, तो कॉफी कौन कौन आएंगे इसमें? कॉफी में कौन कौन आएंगे? सर ओनली कॉफी वाले भी आएंगे और बोथ वाले भी तो आएंगे, 24 वाले। तो आपको अब 64% निकालना है, इसी वजह से आपने कैलकुलेट किया। दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना? चलिए प्रति प्रवाह में एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। अनुप्रवाह में वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, दूरी समान है। तो बस अनुपात बता दो। यार ये तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है सर, आपने इतना अच्छे से सिखा रखा है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिंदाबाद। v प्लस यू अपन, ओहो ये क्या हो रहा है, लहरीदार हो गया तो। v प्लस यू अपन v माइनस यू बराबर कितना होगा? 8 घंटे 48 मिनट को क्या कहते हैं? 8 घंटे 48 मिनट को क्या कहते हैं? सर साइड में लिख लो आप तो, 8 घंटे और 48 मिनट को लिख दो 48/60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 44/5। इसी प्रकार v माइनस यू 4 घंटे, क्या बात है, तो 4 से कट गया 11 बार, तो योगांतर अनुपात लगा के v और u का रेशो कितना आ रहा है? 16/6, 8/3। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न उड़ाइए भैया, करके दिखाइए।
एक वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या के बीच का अंतर दे रखा है, यानी कि आपको r माइनस आर दे रखा है 3 मीटर। साथ ही वृत्ताकार ट्रैक का क्षेत्रफल भी दे रखा है टोटल, यानी कि हम जानते हैं वृत्ताकार ट्रैक का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 63 पाई। तो पाई से पाई खाई, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आई, और ये किसके बराबर है 63। तो 3 से जब काटेंगे तो r प्लस आर बराबर कितना हो गया 21, और r माइनस आर की वैल्यू है 3। तो छोटी आंतरिक त्रिज्या बतानी है, तो r बताना है छोटा, तो इसमें से ये गए तो 18/2 9, और बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12। तो आपको छोटी निकालनी है भाई। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, एंजॉय करो यार, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। पूरे दिन का मतलब निचोड़ है ये। आप अगर एक चीज देखते हो कि यार मैं पूरा गणित का रिवाइज कर लूं और हर दिन कर लूं, तो इससे बेहतर नहीं होगा। आप करिए, बस एंजॉय करिए क्लास को। चलिए सर 18/2 क्यों? भाई तुम टेंशन मत लो, ये तो उन बच्चों के लिए जो समझदार है। आप अगर नहीं हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो करा रहा हूं वही करो, आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो ना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं ये बताओ। चलो हमें तो क्या आदत पड़ गई है कि हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा कर दिया भाई ठीक है ना। तो अब चलो मैंने लिख दिया ये डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप भी डायरेक्ट निकालना सीख जाओगे, क्योंकि ये प्रोसेस में तो आता है, ये प्रोसेस के बाद ही आता है। चलिए कैसे करोगे? ए और बी ने इस अनुपात में इन्वेस्ट किया, ए और बी ने इस अनुपात में इन्वेस्ट किया। सी 6 महीने बाद बी के राशि बी के समान 4/5 राशि, तो सी कितना लेकर आएगा पैसा प्लीज बताइए। 4/5 निकालो 8, 6 महीने बाद आया है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात का। सी ने अपने लाभ के हिस्से के रूप में 4200 रुपए प्राप्त किए, तो वर्ष के अंत में लाभ, तो वर्ष के अंत की बात की गई है, तो टाइम का, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। टाइम का रेशो क्या होगा इनका सर? 12 12 और 6, यानी कि 2 2 और 1, यानी कि 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 को काट सकते हो, और इसको 4 बार काट सकते हो। तो यानी कि आपके जो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 10 और 4। कोई दिक्कत नहीं। ये 4 किसके बराबर है 4200 के। एक बराबर कितना आ गया 105। टोटल लाभ पूछा है, तो 17 और 7 21, 21 इंटू 1050, तो केवल एक जीरो होगी, केवल एक जीरो, केवल एक ही ऑप्शन में बी में, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर टाइम फिर से बता दो। डियर स्टूडेंट, ए और बी ने कोई गड़बड़ की क्या? वो तो हमेशा व्यवसाय में थे, लेकिन सी ही 6 महीने बाद आया है, तो सी तो 6 महीने के लिए, ये दोनों 12-12 महीने के लिए। सर 8 कैसे आया? क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो डियर, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूं तुमसे यार, मैं एक काम करने की बोल रहा हूं, तुम क्वेश्चन पढ़ो, मैं बता दूंगा। हाँ हाँ ठीक है यहां से आया। अरे भाई तुम भी तो सोचा करो कि ये सर ने लिखा होगा तो किसी वजह से लिखा होगा, तो ये काम करना पड़ेगा डियर, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ। चलिए समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 21 और 20 है, तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, अब ये वो बच्चा बता सकता है,
तो समकोण बनाने वाली भुजाएं दे रखी हैं। तो मुझे इतना पता है सर कि यार 20-21 होता है ना, तो समझ में आ तो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है। 20-21-29 ये ट्रिपलेट होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस, कर्ण का आधा। तो 14.5 हो गया। क्या है बताओ? अगला प्रश्न। अंत्यवृत्त की भी निकाल दो, जैसे भाई एक बच्चे ने याद दिला दिया। इन रेडियस क्या होगी? इन दोनों का योग करके 41 में से 29 चले गए बटे 2 कर दो। 40 में से 28 के 12 बटे 2 6। अब आएगा मजा। 8% रेट है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो यानी कि फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। तो 10 अप्रैल तक दोनों दिन इंक्लूड करने हैं। 20 फरवरी से 10 अप्रैल तक कितने दिन हो जाएंगे? देखो गुरुजी, 28 और ये भी इंक्लूड करना है, तो यानी कि 9 दिन तो फरवरी में हो गए, क्योंकि इंक्लूड करना है ये। और मार्च में कितने हो जाएंगे? 31, और अप्रैल 10 तारीख तक 50 दिन हो गए टोटल। तो ये क्या है? 21,900 रुपए पर प्राप्त होगी उस ब्याज की बात बताओ। 21,900 रुपए आपका मूलधन है ना? 21,900 रुपए आपका क्या है? मूलधन है। और आपको पता है क्यों दिया है? मतलब ये बहुत चालबाज होता है एग्जामिनर भी, पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। 50 दिन है, समय दे रखा है, तो इसको साल में बदलेंगे, 365 का भाग देंगे। इसलिए दिया है क्योंकि सर 73 से ये 5 बढ़ जाएगा, 73 से ये 3 बढ़ जाएगा। हर चीज का कारण होता है सर, बिना कारण के कुछ नहीं हुआ आज तक। तो आंसर कितना आ गया? 240। हाँ, अब देखो, अब बच्चे कह रहे हैं नॉन लीप ईयर है सर। तो नॉन लीप ईयर होता है तो फरवरी कितने की होती है? बताने दो इनको। 28 की। तो 20 से 28 तक कितने दिन हो जाएंगे? 9 दिन हो जाएंगे, है ना? दिन भी गिनने सिखाओ। 20, देखो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 दिन हो गए। चलिए, एक कह रहा है 8 कैसे आया? रेट है डियर, है ना? चलिए, आशीष तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मनोज इतने रुपए की लॉटरी जीतता है, और मनोज लॉटरी की राशि मनोज लॉटरी के वितरक, आयोजक और के बीच में वितरित की जाती है। मतलब मिलती है भाई सबको। वितरक है और आयोजक है, और मनोज और वितरक है, तो यानी कि सबको मिल रही है भाई। यानी कि मैं मनोज को दूंगा पहले, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा, और फिर मैं ऑर्गेनाइजर को दूंगा लॉटरी की राशि। तो वितरक और आयोजक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और ऑर्गेनाइजर का रेशो दे रखा है, और मनोज और वितरक का दे रखा है। मनोज और वितरक का दे रखा है। प्लॉट मेथड लगा देंगे। प्लॉट मेथड लगाते ही यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? सॉल्व कर लेते हैं, आराम से सॉल्व हो रहा है। 3 से कटेगा सर, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो 14 चौके 56, 4 तिया 12 और 7, यही आ रहा है डियर। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई मनोज को कितनी मिली राशि, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 75 रेशो, वही तो 1.5 लाख के बराबर है।
1,50,000, तो ये हो गया 2,000, 1 रेशो बराबर। तो मनोज को कितनी राशि मिलेगी? 56 दूनी 112। मजा आ गया? हो गए क्वेश्चन। अगला प्रश्न करिए। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1800, ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखे हैं क्रमशः। तो समांतर भुजा की लंबाई निकालिए, एक कोई भी होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। तो एक दे रखी है, दूसरी निकाल देते हैं, और ऊंचाई दे रखी है 30। 30 से काटा मैंने इसको कितनी बार? 60 बार। 120, 70 आ गया आंसर। नेक्स्ट। एक सेंटीमीटर को 18.5 किलोमीटर लिखा जाता है, और 25 सेंटीमीटर को कितना लिखा जाएगा किलोमीटर में? तो 25 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आएगा? 462.5। और मेरे जितने भी प्यारे एस्पिरेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मेरे सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर सेशन होता है, उससे पढ़े। उससे बेहतरीन थ्योरी आप नहीं पढ़ पाएंगे। एचसीएफ एलसीएम वहां चल रहा है, ठीक है ना? ये बेस्ट फ्री क्लास है आपके लिए।